हाँ जी, हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रसाद सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस चैप्टर में 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लियर करने जा रहे हैं। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। तो ये फिजिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, गति। ठीक है, तो गति क्या होती है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मान लो जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी स्थिति अभी चेंज नहीं हुई है। मैं मान लो अभी बज गए 3, तो 3 बजे यहीं खड़ा हूँ, 3:10 पर भी यहीं खड़ा हूँ, तो हमारी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है, मतलब हमारी स्थिति नहीं बदली। जब पोजीशन में चेंज नहीं हो तो हम कह सकते हैं कि हम रेस्ट में हैं, अर्थात गतिशील नहीं है। अब मान लो 3:05 पर मैं यहाँ खड़ा और 3:07 पर मैं यहाँ आ गया, तो हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो हम कहेंगे कि हम गतिशील हैं। यानी किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है, समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उसे गति कहा जाता है। तो गति की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं। गति एक सापेक्षिक पद है। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। ठीक है, और एक बंदा और है सी। तो ए, जो बंदा ए है वो बी के सापेक्ष स्थिर है, मतलब विरामावस्था में है। ए बी के सापेक्ष विरामावस्था में है, मतलब जो बंदा बी है वो कह रहा है कि ए स्थिर है, मतलब रुका हुआ है, स्थिर है, इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ है। जबकि जो बंदा सी है वो कह रहा है कि जो बंदा ए है वो गतिमान है। बंदा ए सी के सापेक्ष गतिशील है या गतिमान है। और दोनों ही सही बोल रहे हैं। समझ रहे? समझना ध्यान से क्वेश्चन को। बता रहे हैं कि जो ए है, तो बी बता रहा है कि जो ए बंदा है ये विरामावस्था में है, यानी रुका हुआ है, इसकी अवस्था परिवर्तन नहीं हुई है। जबकि जो सी वाला बंदा है वो कह रहा है कि जो बंदा ए है वो गतिशील है या गतिमान है। तो ये कैसे मुमकिन है? और दोनों ही सही बोल रहे हैं। मान लो कि ये दोनों बंदे ए और बी एक ट्रेन में बैठे। जब ये ट्रेन चलेगी तो ये दोनों सीट पर बैठे, तो ये भी गतिशील होंगे ट्रेन के साथ साथ। बी वाला बंदा खड़े होके देख रहा, ट्रेन चलते जा रही, ए और बी उसमें बैठे हैं और सी वाला बाहर से देख रहा, तो ट्रेन के साथ ये दोनों बंदे भी चलेंगे, तो ये सी को दिखेंगे कि जो बंदा ए है वो गतिमान है, अर्थात गतिशील है। और जब बी इसे देखेगा तो ये रुका हुआ है, क्योंकि दोनों ट्रेन में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों ही सही बोल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारी पृथ्वी है, इस पर मान लो आप खड़े हैं और हम खड़े हैं, तो एक दूसरे को खड़े हुए जब दिख रहे हैं, यानी आप हमें देख रहे हैं, हम आपको, तो रुके हुए दिख रहे हैं। लेकिन मान लो हमें यहाँ चंद्रमा पर जाके देखें, चंद्रमा पर जाकर देखें, तो हमें दोनों ही गतिशील दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि जो अर्थ होती है, जो पृथ्वी होती है, वो भी एक गति करती है। ठीक है, तो मतलब पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाने पर, देखने पर हमें क्या दिखाई देगा कि पृथ्वी भी घूम रही है और जो बंदा इस पर खड़ा है ये भी घूमता हुआ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं सापेक्षिक पद। तो गति क्या है? एक सापेक्षिक पद है। ठीक है, अब गति को समझने के लिए हमें कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता होगी, हमें कुछ भौतिक राशियों को समझना पड़ेगा। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं समझें। भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनको हम माप सकें, यानी ऐसी राशियाँ या ऐसे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो। देखो, जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर,
तो 5 और किलोमीटर, यानी ये क्या है, लंबाई, दूरी है। तो दूरी को हम माप सकते हैं कि 5 किलोमीटर है। मैंने ये मार्कर है, इसका कुछ वेट होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा, तो हम कहेंगे कि इसका कुछ मास है, उसे माप लेंगे किलोग्राम में। तो ये ऐसी राशियां कहलाती हैं भौतिक राशियां। तो वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो हमें गति को समझने के लिए, गति को पढ़ने के लिए कुछ भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा तो बताओ, माँ का प्यार क्या भौतिक राशि है? ठीक है, तो माँ के प्यार का कोई मापन नहीं होता, अर्थात माँ का प्यार भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, जैसे घृणा, इसी से हम घृणा करते, प्रेम करते, इन राशियों का मापन संभव नहीं है, कितना प्रेम करते, कितनी घृणा करते, तो ये भौतिक राशियां नहीं है। लंबाई, किलोग्राम, टाइम, इन सभी का मापन संभव है, तो ऐसी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो गति को समझने के लिए हमें किन किन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है? हमें दूरी की आवश्यकता पड़ेगी एवं विस्थापन की आवश्यकता होगी, चाल एवं वेग की आवश्यकता होगी, त्वरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, दूरी, विस्थापन की आवश्यकता होगी, चाल, वेग की आवश्यकता होगी, त्वरण की आवश्यकता होगी। इन्हीं टर्म से हम गति को परिभाषित करेंगे। और यदि हम इसमें समय और जोड़ दें, यदि हम इसमें समय और जोड़ दें इन सबको मिला के, तो यहाँ से हमें प्राप्त होंगे गति के समीकरण। क्या प्राप्त होंगे? गति के समीकरण। ठीक है, गति के समीकरण प्राप्त होंगे। तो समझ गए, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? दूरी एवं विस्थापन पढ़ना है, चाल एवं वेग पढ़ना है, त्वरण और समय को समय के साथ डिफाइन करते हैं तो हमें गति के समीकरण प्राप्त होते हैं। ये हमारा है एजेंडा। अब एक चीज और समझो, मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु जहां से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करे, मूल बिंदु कहते हैं। जैसे समझो, मैंने कहा मेरे घर से मेरा विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है, तो स्थिति बता रहे ना, कहाँ से? मेरे घर से। हम घर से विद्यालय की दूरी नापेंगे तो कितनी निकलेगी? 5 किलोमीटर। तो इसमें मूल बिंदु क्या होगा? मेरा घर। ठीक है, तो जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करे, जैसे ये बना दी अक्ष, ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई वाई अक्ष। यहाँ से कोई बंदा चलना प्रारंभ करेगा तो इसे बोलेंगे हम मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, कहीं कहीं 0 भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगाएं दूरी। दूरी और विस्थापन को, दोनों को हम एक साथ समझते हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन को समझते हैं। मान लो ये मेरा घर है, स्वीट होम, और मेरे घर से मेरे स्कूल जाने का एक रास्ता है, कुछ इस प्रकार है। यानी जब हम घर से स्कूल जाएंगे तो ऐसे होते हुए जाएंगे रास्ते से। ठीक है, हम अपने घर से स्कूल जाएंगे तो इस रास्ते से होते हुए जाएंगे। ये होगी पथ की वास्तविक लंबाई। तो ये होगी दूरी की परिभाषा कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। हम घर से जब अपने स्कूल जाएंगे तो हम इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे, स्कूल पहुंचेंगे, तो ये है पथ की वास्तविक लंबाई और इसी को हम कहेंगे दूरी। और मान लो एक ये रास्ता है, तो हम यहाँ से ऐसे निकलेंगे, टिक टिक, तो ये भी एक पथ है और पथ की वास्तविक लंबाई है। ये कैसी लंबाई है? पथ की वास्तविक लंबाई। और पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहेंगे हम? दूरी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी वस्तु द्वारा
तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो लिखें परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जब दूरी तय करोगे तो हमें सड़क पर जाना है। अब विस्थापन की समझो। विस्थापन में देखेंगे हम अपने घर से स्कूल का सबसे छोटा रास्ता। समझो ध्यान से, विस्थापन के लिए ये तो होगी दूरी की डेफिनेशन। विस्थापन के लिए हम देखेंगे घर से स्कूल का सबसे छोटा रास्ता, तो हम एक ऐसी लाइन खींच देंगे तो यही बन रहा ना सबसे छोटा रास्ता। जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया तो उसे बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति। XI इनिशियल। लास्ट में हमें जाना है, जहाँ जाना है उसे बोलते हैं अंतिम स्थिति। XF फाइनल। तो देखो, जहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक स्थिति, और जहाँ जाना है उसे बोलते हैं अंतिम स्थिति यानी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को XI से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल पोजीशन को XF से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के अल्पतम या लघुत्तम, समझो ध्यान से, अल्पतम या लघुत्तम रास्ते की लंबाई या पथ की लंबाई तो हम क्या कहेंगे? विस्थापन। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लघुत्तम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं, या किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। देखिए, रटना नहीं है, आपको डेफिनेशन समझना है। फिर से सुने, दूरी क्या है? दूरी हमें रास्ते के साथ साथ चलना है, तो पथ होगा, पथ की वास्तविक लंबाई होगी, उसे हम दूरी कहेंगे। ठीक है, तो बस डेफिनेशन बना लोगे इसी से, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। जब आप विस्थापन देखेंगे तो जहां पहुंच गए उस बिंदु और जहां से चलना प्रारंभ किया उस बिंदु की पोजीशन देखेंगे, इनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा, लघुत्तम पथ होगा, उस लघुत्तम पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहेंगे। समझ गए हो? तो पथ की लघुत्तम लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन की डेफिनेशन लिखें, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की अल्पतम लंबाई को या लघुत्तम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट पता चल गया। तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की अल्पतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, या दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की अल्पतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो दूरियां कई संभव हैं, लेकिन विस्थापन एक ही संभव है, क्योंकि इसमें क्या देखना है हमें? शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता। और पथ यानी दूरी कई संभव है। मान लो एक रास्ता यहाँ से होता तो ऐसे जा सकते थे हम, ठीक है, मान लो ऐसे होता तो ऐसे जा सकते, लेकिन हमें जब विस्थापन देखना है तो सबसे छोटा रास्ता देखना। तो देखो, इसमें एक चीज और पता चल रही, सदिश और अदिश। सदिश और अदिश, अब इन दो वर्णों को मतलब समझो। सदिश का मतलब होता है ऐसी भौतिक राशियां जिनमें दिशा हो और परिमाण भी हो। दिशा एवं परिमाण दोनों हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां दिशा ना हो, केवल क्या हो? परिमाण हो, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। अब समझो, जैसे मैंने लिखा 4 किलोमीटर, तो 4 हो गया उसका परिमाण, रिजल्ट निकला, लेकिन इसमें दिशा नहीं दी गई है। कौन सी दिशा की? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताई, डायरेक्शन नहीं बताई है इसमें, तो ये अदिश राशि होगी। और जिसमें डायरेक्शन कहें कि उसका जो विस्थापन हुआ है वो मान लो उत्तर दिशा में हुआ है, जो उसका विस्थापन हुआ है वो उत्तर दिशा में हुआ है, तो इसमें दिशा बताई जा रही है। और जब दिशा बताई जाएगी तो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, तो बताओ भाई विस्थापन कैसी राशि होगी? सदिश होगी कि अदिश? सदिश होगी, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है, जबकि दूरी अपनी अदिश राशि होगी। अब मात्रक की बात करें तो दूरी भी एक लंबाई है और विस्थापन भी एक लंबाई है, तो दोनों का मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब एक बात और समझो, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी? ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या करना था? सबसे छोटा रास्ता देखना था। अगर सरल रेखा में वस्तु गति कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन में वस्तु गति कर रही है, तो उसका विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगी। और अगर रास्ता बदलते हुए वस्तु गति कर रही है तो दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या विस्थापन के बराबर होगी। विस्थापन दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इतनी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी आपको। फिर से रिवीजन करते हैं। गति क्या है? यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। मान लो अभी हम यहाँ खड़े हैं, अभी मान लो 3:15 हो रहे हैं और 3:20 पर हम यहाँ आ गए, तो इस बिंदु से यहाँ आ गए हम, तो हमारी स्थिति में परिवर्तन हुआ, कुछ टाइम लगा, तो हम कहेंगे कि हम गतिशील हैं। तो यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया, ये इनिशियल पॉइंट होगा या इनिशियल पोजीशन होगी, और जहाँ पहुँच गए ये फाइनल पोजीशन होगी। तो गति स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, गति एक सापेक्षिक पद है, इसे आप समझ ही गए। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। इसकी एक टिप है कि जब आप दूरी चलेंगे तो आपको वस्तु के साथ साथ चलना है, रास्ते के साथ साथ चलना है, जो रास्ता होगा वहीं चलना है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश मतलब दिशा सहित, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसे थोड़ी और गहराई से समझते हैं। मान लो मैंने कहा दीपक यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ए से बी पर पहुंचता है, सी पर जाता है। ए से बी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, बी से सी की बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? और कुल दूरी के लिए हमने क्या बताया है कि वस्तु को रास्ते के साथ साथ चलना है, जहाँ जहाँ रास्ता है वहाँ वहाँ वस्तु को चलना है। तो पहले चला 5 किलोमीटर, फिर चला 4 किलोमीटर, तो टोटल दूरी हो जाएगी उसकी 9 किलोमीटर। ठीक है, जब बात करेंगे तो विस्थापन कितना होगा उसका, तो जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और जहाँ वो पहुँच गया, तो इसके बीच का शॉर्ट रास्ता देखेंगे, तो शॉर्ट रास्ता ये होगा, तो ये होगा उसका विस्थापन। ठीक है, ये होगा विस्थापन उसका। इसमें एक डायरेक्शन भी दिख रही है, इसमें दिशाएं बदल गई, तो ये अदिश राशि हो गई, ये सदिश राशि है। और विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, मूल बिंदु समझ गए होंगे, जहां से दीपक ने चलना प्रारंभ किया, यानी ये से ये उसका होगा मूल बिंदु। दूरी में वस्तु के साथ साथ चलना है। और विस्थापन में अंतिम बिंदु देखना है, फाइनल पोजीशन, और इनिशियल पोजीशन देखना है, विस्थापन निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गई थी डेफिनेशन। अब सुनो, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा कैसी होगी, समझना मेरी बात ध्यान से। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और जबकि आपका विस्थापन होता है वो आपका विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। वो कैसे, चलिए आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, ओरिजिन पॉइंट पर, मूल बिंदु पर 0,0 पर, ओ पर खड़ा हुआ है। वो
अब दूरी और विस्थापन दोनों को समझ रहे कि दूरी हमेशा धनात्मक होती, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। टिप आपको याद है, दूरी में वस्तु के साथ साथ चलना है और विस्थापन में सबसे छोटा रास्ता देखना है। मान लो जो बंदा है, ये बंदा है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता, ओ से चला, ये ओ से चला और ये ए पर गया, ओ से चला ए पर गया, ओ से चला ए पर गया, तो यहाँ से चला यहाँ तक, तो ये है पथ। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो कितनी दूरी चला, यहाँ से चला 1, तो दूरी हो गई 1। और विस्थापन में भी देखो इन दोनों के बीच का शॉर्ट रास्ता तो यही है, ओ से ए पर, तो विस्थापन भी 1 होगा, यानी प्लस का 1। अब वो बंदा ओ से बी पर गया, मतलब ओ से जाएगा वो पहले ए पर और ए से जाएगा फिर वो बी पर। तो देखो ओ से गया ए पर, कितना चला 1, और ए से बी पर। तो दूरी की बात करेंगे तो पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, यानी जो ओ से बी तक चला, कितना चला वो 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो 1 और 1 2, तो दूरी चल गया वो 2। विस्थापन में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्ट रास्ता एक ही रेखा में जा रहा है, तो यही शॉर्ट रास्ता होगा, तो विस्थापन भी होगा 2। अब मानो बंदा ओ से गया ए पर, ए से गया बी पर और फिर वापस आ गया ओ पर, तो उसकी दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा। जो बंदा है वो ओ से गया ए पर, ए से गया बी पर और बी से फिर आ गया ओ पर। तो देखो दूरी में वस्तु के साथ साथ चलना है। ओ से गया ए पर, कितना चला 1, फिर ए से गया बी पर, कितना चला 1। अब बी से आया होगा ओ पर, तो 1 यहाँ चला और 1 यहाँ चला, तो टोटल उसकी दूरी कितनी हो गई 4 हो गई। लेकिन विस्थापन में हमें क्या देखना है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। तो उसने चलना कहाँ से प्रारंभ किया था, ओ से, और कहाँ पर आ गया है ओ पर, तो विस्थापन कितना होगा 0 होगा। इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो ये दोनों स्थितियों में कैसा है, विस्थापन धनात्मक है, यहाँ शून्य है। अब ऋणात्मक समझते, बंदा ओ से गया ए पर, ए से गया बी पर और बी से आ गया वो सी पर, तो उसका दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो देखो ओ से गया ए पर 1 चला, ए से गया बी पर फिर 1 चला और बी से आएगा ए पर, फिर ए से आएगा ओ पर और ओ से आएगा सी पर, तो कितना चला 1 2 3 4 5, तो ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। इतनी दूरी चला वो 5 किलोमीटर चल गया। लेकिन विस्थापन में हमें क्या देखना है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। कहाँ से शुरू किया था, ओ से, कहाँ पहुंचा सी पर, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस पर हमने जो निर्देशांक माने वो क्या माने -1, 0, तो विस्थापन यहाँ होगा नेगेटिव अर्थात माइनस। तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं 0 हो सकता है, शून्य हो सकता है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। उम्मीद करता हूं जो हमने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे हैंड राइटिंग नोट्स पाने के लिए, लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7080 68 90 47। व्हाट्सएप या कॉल करें।